इनकम टैक्स की ना एबीसी कैटेगरी। और फाइनली हमने अपना इनकम टैक्स कंप्लीट कर लिया। अब इनकम टैक्स की एक बार मैं एबीसी कैटेगरी बताने जा रहा हूं, क्योंकि इनकम टैक्स में ना काफी सारे बच्चों को दिक्कत आती है। बच्चा जीएसटी फिर भी कर लेता है, बच्चा कह रहा है जीएसटी चलो हमें लग रहा है कि 2 रिवीजन क्लास आपकी होंगी 24-24 घंटे की, जो कल भी है फिर 6 तारीख को भी है, तो उससे हमारा जीएसटी हो जाएगा। बट इनकम टैक्स में टाइम बचा है कम। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि हमें कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, देन फिर बी कैटेगरी कौन सी है, और देन फिर सी कैटेगरी कौन सी है। करने सारे ही हैं, बट जो ए कैटेगरी के टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो मैं ये 3 कैटेगरी बताने जा रहा हूं ए बी सी, जिनके भी एग्जाम अभी हैं, आई थिंक सबके ही हैं वैसे तो उन कैटेगरी को ना बहुत ध्यान से सिंसियर तरीके से लेना। मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से भर भर के बनते हैं जो ए कैटेगरी के टॉपिक हैं। अब सुनो ध्यान से, अब अगर मैं एबीसी कैटेगरी की बात करता हूं, जो आपकी ए कैटेगरी निकल के आ रही है उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है ना वो हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपने पढ़ा था। जो टैक्स रेट वाला टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल लाइटली मत ले लेना। उसमें सरचार्ज हो गया, स्पेशल इनकम हो गया, नॉर्मल इनकम हो गया, एमआर हो गया जी, रिबेट हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कंफर्म बनते हैं 2 या 3, इवन ज्यादा भी बन सकते हैं जी। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस का, जो टॉपिक अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें 5 केस मैंने बताए थे ना कि स्पेशल केस होते हैं, जहां पे वो 182 डेज वाला, 120 दिन वाला, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये दोनों टॉपिक ना, अगर मैं इन दोनों टॉपिक की बात करता हूं, तो आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं कम से कम इन दोनों में से 5 से 6 क्वेश्चन बने ही बने हैं। बताओ, और टॉपिक इतने मुश्किल नहीं है। तो अगर ये 2 टॉपिक करके 5 से 6 नंबर पक्के हो रहे हैं, तो और हमें क्या चाहिए सर? इसी तरह से नंबर बढ़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का बन सकता है, और छोड़ना हमें कुछ नहीं। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार इतने नंबर के बन सकते हैं। तीसरा टॉपिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हमारा है सैलरी का। सैलरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप चेक करो, सैलरी में लिमिट्स काफी सारी हैं कि कहां कितनी सैलरी लेनी है, ग्रेचुटी में क्या है, पेंशन में क्या है, प्रोविडेंट फंड में क्या है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ग्रेड बेस्ड सैलरी हो गया, तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं सैलरी के चैप्टर के अंदर से, और कम से कम भी 5 से 6 क्वेश्चन सिंगल चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं। ठीक है जी। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारा है जी पीजीबीपी। ठीक है जी, ये इसको मैं हाउस प्रॉपर्टी को बी कैटेगरी में डालूंगा, कैपिटल गेन भी बी कैटेगरी में है। पीजीबीपी और अदर सोर्स, ये दोनों के दोनों ए कैटेगरी के टॉपिक हैं। अदर सोर्स मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गिफ्ट की टैक्सेशन और डिविडेंड की टैक्सेशन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये ए कैटेगरी के टॉपिक हैं जी। उसके बाद ए कैटेगरी में कौन सा है? रिटर्न ऑफ इनकम, जो भी हमने थोड़े दिन पहले भी कंप्लीट किया। उसके बाद टीडीएस, ये ए कैटेगरी का टॉपिक है जी। ठीक है, टीडीएस में क्यों कह रहा हूं? अगेन उसमें लिमिट्स बहुत सारी हैं। तो सिंपल सी बात ध्यान दो, जो लिमिट बेस्ड टॉपिक है ना, जो लिमिट बेस्ड टॉपिक है वो ये लगा लो कंफर्म आपके एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं। और वैसे में हर बार मेरी रूटीन रहा है कि एग्जाम से एक दिन पहले मैं 4 घंटे की क्लास लेता हूं, जिसमें सारी लिमिट्स कराता हूं मैं। और इस बार भी मैं सोच रहा हूं, तो एग्जाम से एक दिन पहले जब आपकी छुट्टी होती है, तो मैं 4 घंटे के पूरा लाइव आता हूं, उसमें सारी लिमिट्स जितनी इनकम टैक्स में सारी मैं करवा देता हूं। और यकीन मानना, अगर वो 4 घंटे की क्लास भी कोई बच्चा सही ढंग से कर लेता है, अगले दिन आके वो बोलता है कि सर कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो उस लिमिट्स के अंदर से बने, तो और वो बनते हैं। प्रॉब्लम क्या, वो लिमिट्स बस रिकॉल नहीं हो पाती। ठीक है जी, तो मैं कोशिश करूंगा इस बारे में अपनी मेंटेन करके चलूंगा कि एक 4 घंटे क्लास लूंगा, उसमें जीएसटी और इनकम टैक्स में जितनी भी लिमिट्स जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी मैं करवा दूंगा आपको, प्लीज। उसके बाद जी एक कैटेगरी में एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, डिडक्शन का। अगेन इसमें भी लिमिट्स बहुत सारी है। आप जब टॉपिक देखोगे डिडक्शन का, उसमें काफी सारी लिमिट है। 80C में अलग लिमिट है, 80D में अलग लिमिट है, 80E में अलग लिमिट है। तो ये सारी कैटेगरी ए टॉपिक की है। मतलब अगर आप चाहते हो कि सर इनकम टैक्स में डर लगता है, सर घबराहट बहुत होती है, कि कुछ ऐसा बता दो कि मतलब 20-25 नंबर कुछ बन जाए, तो ये ए कैटेगरी का टॉपिक है। बी कैटेगरी की अगर बात करूंगा, तो बी कैटेगरी के टॉपिक में जो हमारा आएगा दैट इज कैपिटल गेन, ये बी कैटेगरी में कवर है। ठीक है जी। उसके बाद जी आपका टॉपिक हो गया एडवांस टैक्स, ये बी कैटेगरी में कवर है, एडवांस टैक्स हो गया जी। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका टॉपिक है क्लबिंग ऑफ इनकम, ये बी कैटेगरी का टॉपिक है। फिर आपका टॉपिक इसमें से हो गया सेट ऑफ, ये आपका बी कैटेगरी का टॉपिक है। ठीक है जी। अब अगर मैं सी कैटेगरी की बात करूंगा,
तो सी कैटेगरी में आपका अपील का चैप्टर आ गया, एग्रीकल्चर इनकम वाला टॉपिक हो गया, चैरिटेबल ट्रस्ट वाला टॉपिक हो गया जी, ये जो एओपी बीओई वाला भी मैंने आपको बताया ये हो गया जी, ठीक है जी। और जो भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमारे इसमें आ चुके हैं, जो भी अदर कोई अगर एक आधा छोटा टॉपिक बचा हुआ है वो भी इसके अंदर आएगा, ये हमारी कैटेगरी है जी। हाँ मैट और एएमटी जी, मैट और एएमटी बी कैटेगरी में आ गया, हाउस प्रॉपर्टी भी बी कैटेगरी के अंदर आएगा जी, ठीक है। तो ये आपकी एबीसी कैटेगरी निकल के आ रही है। अच्छा अब थोड़ा सा और सुन लो जी, आज हमारी 28 तारीख है, बैच हमारा खत्म हो गया, ठीक है जी। अब 29 तारीख कल हमारी रिवीजन है, और 30 तारीख को मेरे ख्याल से आपका पूरा दिन पढ़ने में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर पूरा दिन जागोगे तो 30 तारीख को थोड़ी बहुत पढ़ाई होगी, वो भी शाम को, क्योंकि दिन में आप 5-6 घंटे सोओगे भी, और वो सोना भी जरूरी है। तो अब ये मान लो 1 मई से लेकर ना 1 मई से लेके 27 मई तक का टाइम है बस आपके पास, क्योंकि 28 मई से मुझे लगता है आप पेपर की रिवीजन स्टार्ट कर दोगे, जो पेपर नंबर 1 होगा, मतलब 1 या 2 जो भी है उन दोनों को उठा लोगे आप। नॉर्मली 1 को उठा लेते हैं, कई बार जेएजीएल अच्छे से पढ़ा होता है तो वो 2 को भी थोड़ा सा लेके चल लेते हैं, बट 27 दिन आपके पास है, 27 दिन। अब 27 दिन मल्टीप्लाई, मुझे लगता है इस टाइम पर डे कम से कम 14 घंटे का आउटपुट निकलना चाहिए। अगर अभी भी 14 घंटे नहीं दे पा रहे तो आप कभी भी दे नहीं सकते, फिर आपको, आप मैं से बता रहा हूं, बहुत पछताओगे आप, बहुत पछताओगे कि काश लास्ट के 27 दिन कुछ कर लिया होता। और ये पछतावा फिर कहते हैं ना, टाइम निकल जाता है हाथ में कुछ भी नहीं आता। अब ये वो वाला टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब एक एक दिन एक एक मिनट क्रूशियल है। आपने मेरी बातें पहले मानी नहीं मानी, उसको भाड़ में जाए, बट अब नहीं मानी, आप इसको पछताओगे रिजल्ट के बाद, क्योंकि अब सबकी स्पीड ना इतनी तेज हो जाएगी पढ़ने की, अगर आप पीछे रह गए तो फिर आप पीछे ही रह जाओगे। क्योंकि जो 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 मतलब सिंपल सी बात है, इस टाइम सारे बच्चे जो नालायक से नालायक भी हैं, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट भी हैं, अब उनके दिमाग में पढ़ने की बात आ जाती है। और अगर अभी भी आपकी स्पीड वही है जो आपकी स्पीड पहले थी, मैं सही बता रहा हूं, बहुत पीछे रह जाओगे, आपको पछताना पड़ेगा। यार सर की बात मान लेते, 27 दिन काम कर लेते। और ये 27 दिन पिछले 8 महीने और 27 दिन बराबर हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि पिछले 8 महीने में जो आपने किया वो इस 27 दिन में रिवाइज करना है आपने। और हर दिन का हिसाब आपके पास होना चाहिए, हर दिन का हिसाब। इस 27 दिन को डिवाइड करो। डिवाइड कैसे करना है कि पहले 12 या 13 दिन अलग कर दो, इसमें एक रिवीजन कंप्लीट करनी है मुझे। कैसे करनी है, आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि सुबह उठते ही, सुबह अपना, अगर मैं तो चाहता हूं अगर आप नाइट स्टडी करने वाले हो तो वो आपके ऊपर है, अच्छी है, नाइट स्टडी भी अच्छी है, बट उसके लिए दिन में डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। रीजन, क्योंकि देखो रात को डिस्टर्बेंस ना हो और दिन में डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, क्योंकि अगर दिन में नींद खराब हो गई फिर रात की पढ़ाई खराब हो जाती है। मतलब माहौल पूरा पढ़ने वाला हो। अगर आप हॉस्टल पीजी में रह रहे हो, आपके दोस्त पढ़ने वाले हो, आपको एक दूसरे को यह कहना है नहीं भाई अब घूमने का टाइम नहीं है, बहुत हो गया, अभी तक घूमना फिरना हो गया, कोई बात नहीं भाई 27 दिन पढ़ लेंगे, फिर घूमना ही तो है यार। एक बात बताओ, पेपर जिस दिन खत्म हो गए घूमने चले जाना, घूमने कौन रोकेगा आपको? घर वाले भी नहीं बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे बेटे पेपर दिए, अब तू थक गया होगा, चल तू घूम ले, अब वो खुद ही बोलेंगे घूम ले। बट अभी आपको होना चाहिए कि अब लास्ट के 27 दिन मुझे अपने आप से चीट नहीं करना, काम खत्म। कोई बोल भी रहे भाई सॉरी सर, मैं, तू मेरा दोस्त नहीं है, फिर अगर तू ये बात कह रहा है कि चल भाई घूमने चल, फिर मिलेंगे बाद में, सिंपल सी बात है। लास्ट के 27 दिन बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको दिन डिवाइड करने हैं, 27 दिन की 3 कैटेगरी बनाओ। जैसे अगर मैं होता, मैं पढ़ रहा होता, क्योंकि मैंने भी ऐसा, देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना मैं आपसे बहुत नालायक बच्चा था और हमें इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी, और हम तो लाइब्रेरी के अंदर, नहीं मैं आपको बता रहा हूं, हम लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने वाले होते थे, और हम तो दूसरों को देख देख के पढ़े कि हाँ भाई दूसरा पढ़ रहा है, क्योंकि बस मेरी जिंदगी में इतना अच्छा हुआ है ना कि मेरे को दोस्त मिले अच्छे और दोस्त मिले बड़े मेरे से, मुझसे छोटे दोस्त मुझे नहीं मिले। छोटे दोस्त का मतलब जो जो फेल हो चुके हैं ना, या जो कहते हैं बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, भगवान ने उनसे दूर रखा थोड़ा सा मेरे को। क्योंकि कई बार सर देखो फेलियर भी ना 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं फेलियर, वो फेलियर होते हैं जो दूसरों को नेगेटिव करते हैं। एक फेलियर वो होता है जो दूसरों को पॉजिटिव करता है कि भाई मुझसे गलती हो गई थी, तू मत करियो। वो सच्चे दोस्त होते हैं। जो फेल होने के बाद दूसरों को ये बोले भाई खत्म, नहीं, मुश्किल, बहुत मुश्किल, नहीं हो पाएगा, तो मतलब वो नेगेटिव कर रहा है आपको, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। क्योंकि फेलियर से इंसान सीखता है और फेलियर सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। फेलियर से इंसान दूसरों को नीचे नहीं गिराता। तो जब भी अगर कोई बच्चा आप में से हो सकता है जो पहले कभी ना हुआ, प्रोफेशनल एग्जाम में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है, तो आपका फर्ज बनता है आप अपनी गलती सीखो, और अगर कोई दूसरा पूछ रहा है उसको डीमोटिवेट मत करो कि यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता आपकी कमी क्या थी।
जब पता है तो दूसरे को डिमोटिवेट क्यों करना यार, उसके भी तो पेरेंट्स है ना, उसके भी तो घर में कोई ड्रीम लेके बैठा है। तो मेरे को समझ नहीं आता हम दूसरों को डिमोटिवेट करते भी क्यों हैं, कि हर एक की फैमिली है यार, हर एक का परिवार है, हर एक के परिवार की एक्सपेक्टेशन है, हम दूसरों को डिमोटिवेट करके अपनी जिंदगी में कहां लेके जाएंगे। भगवान तो ऊपर बैठा कोई ना कोई देख रहा है कि बेटे कर ले तेरी ऐसे से कराऊंगा मैं। क्योंकि आप जब दूसरे को डिमोटिवेट करते हो, आप ये नहीं सोचते एक दिन ऐसा भी आएगा कोई आपको जब ये बोलेगा आप जिंदगी में खड़े नहीं हो पाओगे। क्योंकि सर कर्मा रिटर्न्स है, ये बात ध्यान रखना। आप दूसरों को पॉजिटिव करोगे, लोग आपको पॉजिटिव करेंगे। आप दूसरों को नेगेटिव करोगे, ये रिवर्स बैक होगा, और ऐसे टाइम पर होगा जो आपके हाथ में कोई भी नहीं होगा। तो हमेशा भगवान से ये तो शुक्रिया अदा करो कि आपको दूसरों की हेल्प करने वालों में रखा है, ना कि हेल्प मांगने वालों में रखा है। तो जितना हो सके हर एक दूसरे की हेल्प करो। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, किसी भी ग्रुप में आओ उसको पॉजिटिव कर दो। कोई अगर किसी ने टेंशन वाला मैसेज भेज भी दिया, पेपर मुश्किल आने वाला है, अरे कोई बात नहीं भाई, तैयारी अच्छी करते हैं। सर एक मैसेज से जिगरा चौड़ा हो जाता है। अगर कोई इंसान अभी तक नहीं पढ़ रहा, उसको मैं 10 बार बोल दूंगा तू कर जाएगा, तू कर तो सही, उसके अंदर इतना मोटिवेशन आएगा वो कर जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ ना, मैं तो एक ग्रुप देना था मेरे को, तो मेरे टीचर ने मुझे बोला तू बहुत ग्रुप दे सकता है। लास्ट के 2 महीने में सेल्फ स्टडी करके किताबें लाके मैंने दोनों दी और दोनों निकाल ले। सिर्फ किस लिए? मेरे टीचर ने मुझे कहा कि तू कर सकता है, तो मैं कर सकता हूं। इच्छा शक्ति की बात है सर, विल पावर की बात। अगर विल पावर है आप कुछ भी कर सकते हो। तो बस मान लो कि 27 दिन भी कम नहीं होते, बहुत होते हैं 27 दिन सर। बट 27 दिन अगर वेस्ट करोगे तो फिर जिंदगी में कभी हाथ नहीं आएंगे 27 दिन। फिर 6 महीने का दोबारा सर्कल है, फिर ये सर्कल घूमता रहेगा, बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो डिवाइड करो। अगर मैं होता मैं डिवाइड करता जी, मेरे पास 27 दिन है, आज अगर मेरा बैच खत्म होता तो मैं 27 को डिवाइड करता, 14 दिन अलग कर देता, ठीक है, 7-8 दिन अलग करता, 5-6 दिन अलग करता, और 14 डेज का प्लान बनाता कि हाँ भाई एक दिन में 3 पेपर लेके चलूंगा। 3 से ऊपर मैं लेकर चलता, क्योंकि मेरी वैसे मैं आज तक 2 ही लेके चला हूं, बट कई लोग 5 पेपर भी लेके चलते हैं, मैं उसका मानता नहीं हूं। मेरी थोड़े अलग है। क्यों? क्योंकि कई बार हमारा 1-2 घंटे में तो फ्लो बनता है पढ़ने का। अब जब फ्लो बनता है आप पेपर चेंज करोगे वो आउटपुट ही नहीं आएगा, क्योंकि पहले आधा घंटा तो मोशन बनाने में लगता है सर। और जब आप 5 पेपर लेके चलोगे आपका फ्लो कैसे बनेगा? 5 पेपर का मतलब दिन में 2-2 घंटे, 2 घंटे में फ्लो बनेगा, फिर आप उसको बंद कर दोगे, फिर मजा नहीं आएगा। तो मेरा मानना है इवन ये भी एक दिन में 1 पेपर ही पढ़ सकते हो, बट एक थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि हाँ भाई सुस्ती फैल जाती है, तो एक दिन में 2 या 3 पेपर का टारगेट लेके चलो। सुबह सुबह जल्दी उठो, जो रात को नहीं पढ़ते सुबह सुबह 5:30 5:30 उठ जाओ। इतना बढ़िया मौसम होता है आजकल बाहर। आप थोड़ा देखो, लैंप ले आओ घर में। अगर हॉस्टल में तो भाई साहब लैंप थोड़ा बालकनी में लेके, कहीं लैंप लेके, मतलब मैं कह रहा हूं यार, आप जिस दिन सुबह 5 5:30 उठ के पढ़ोगे ना, आपका पूरा दिन इतना बढ़िया रहेगा। सुबह बेस्ट टाइम होता है लो पढ़ने का। सुबह बेस्ट टाइम है, क्योंकि उस टाइम क्या आपका माइंड बिल्कुल फ्री होता है सुबह सुबह, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मस्त आता है मजा पढ़ने का। बस थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है लास्ट के 47 दिन में, और ये लाइफस्टाइल ही आपके रिजल्ट में पास लिखा आपको दिखा देगा। इतना मेरा आपसे वादा है। क्योंकि सर पास और फेल में बिल्कुल एक बारीक सी लाइन है। फेलियर बच्चा वो फेल होता है जो इन बातों को बकवास लेता है कि छोड़ यार ये तो बहुत बातें हमने बहुत सुन ली है, सर के पास सीए की डिग्री है, ये बोलते रहेंगे, हमारे पास नहीं है। आपको नहीं पता, मैं भी इन सिचुएशन से गुजरा हूं सर। ऐसा नहीं है कि पास होने के लिए फेल होना जरूरी होता है, कई बार फेल होते हुए को देखकर सीखना जरूरी होता है। भगवान की दया से मैं आज तक फेल नहीं हुआ, बट इट डजंट मीन मुझे उसका पता नहीं है। क्योंकि जो मेरे दोस्त फेल हुए उन्होंने मेरे को कहा ना कि भाई फेल होने के बाद ना बड़ी दिक्कत है, तो वहां से मैंने सीख लिया कि मुझे गलती नहीं करनी। तो गलतियों से अगर इंसान सीखता है तो लाइफ में आगे जाता है जी। ये बात ध्यान देना बस, ठीक है जी। और आपके पेरेंट्स आपकी सीरियसली वेट कर रहे हैं, और मैं कहता हूं ये अटेम्प्ट या जो भी अटेम्प्ट आप मतलब देना है आपका 10 जून में सबके हैं, अपने पेरेंट्स के नाम करो या किसी के नाम करो तब आप पढ़ोगे, अपने नाम से तो आप पढ़ोगे नहीं बिल्कुल भी। आप उस हर इंसान को मैं कहता हूं वो जवाब दो जो कहता था कि आप नहीं कर सकते, ये उनके लिए आपने अटेम्प्ट देना कि हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों ने कभी ना कभी आपको बोला होगा कि भाई तेरे बस का नहीं है, तो बस उसका जवाब है। और जवाब कैसे देना है? बोल के नहीं। आप जब पास लिखा दिखा दोगे तो जवाब लोगों को अपने आप मिल जाते हैं सर। सिंपल सी बात है, बोलने से आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं। मेरा ये थॉट है, क्योंकि मैं 8 साल से टीचिंग लाइन में हूं, और इस लाइन के अंदर भी कई चीजें ऐसी होती है मैं आपको बता नहीं सकता, बट मेरा ये थॉट है, अपना कर्म करते रहो यार। आप सच्चे दिल से अपना कर्म कर रहे हो ना, आप लाइफ में इतने आगे जाओगे कि जो आपसे पीछे वो आपको पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग ही आपके ऊपर है। वो आपको पकड़ना चाह रहा है, वो खुद आगे नहीं बढ़ना चाह रहा, वो आपको पकड़ना चाह रहा है, वो नहीं पकड़ पाएगा सर।
क्योंकि भगवान जानता है कोई इंसान अगर सच्चे दिल से मेहनत कर रहा है ना, वो हमेशा लाइफ में उस मुकाम तक पहुंचेगा, कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो ये मैं आपको बोलता हूं बस कि ऑनेस्टी से, सच्चे दिल से अपनी मेहनत करते रहो, और अटेम्प्ट अपने जिसके नाम पे आपको करना है कि हाँ भाई मुझे उसको बताना है, उसके लिए लग जाओ बस। बात समझ में आ रही है जी? तो ये सारी बातें बस हैं, और पूरा प्लान कर लो, जहां भी पढ़ते हो पूरा एक पेपर ऊपर चिपका लो अपना, अच्छे से लग जाओ बस। मैं तो ये कहता हूं कि अब आप दोस्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में बन जाती है बहुत बड़ी, कि अब हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना है। क्योंकि मैं देखता हूं ग्रुप में बड़े नेगेटिव मैसेज आते हैं, मतलब बिना बात के कई लोग तो इसलिए बैठे हैं, ये मुश्किल क्वेश्चन भेज देता हूं, सबका दिमाग हिला देता हूं। कई ऐसे भी हैं, क्वेश्चन उनका काम ही क्या, क्वेश्चन निकाल निकाल के लाना। अरे एक बात बताओ यार, अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या 100 नंबर का क्वेश्चन वही बनेगा क्या? मतलब मेरे को समझ नहीं आती, बच्चा डिप्रेशन में घुस जाता है, ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा मुझसे, ये अब कैसे होगा? वो क्वेश्चन आना ही नहीं है, वो भेजा ही इसलिए गया है। और अगर आना भी है तो 100 नंबर का नहीं आना जी, आएगा तो 1 नंबर का आएगा। 99 में दिमाग लगाओ ना, क्यों से 1 नंबर के पीछे घुस गए? यही पेपर के अंदर होता है आपके अंदर। 2 क्वेश्चन मुश्किल दिख गए, आप 2 के पीछे घुस जाते हो, टीचर की वहीं पे गाली देनी स्टार्ट कर दोगे, तेरी कराया नहीं, ये नहीं कराया। अरे भाई एक बात बताओ, अब क्या कर लेगा टीचर? क्या कर लेगा? क्यों अपना करियर खराब कर रहे हो? 10 क्वेश्चन मुश्किल बन भी गए, 90 तो आसान बने हैं ना, 90 पे टाइम लगा लो ना। नहीं, वो 10 पे लगाऊंगा जो 10 नहीं मेरे को दिख रहे, वो 10 क्यों नहीं कराया टीचर ने मेरे को? तो भैया कुछ नहीं कर सकते आप उसका, बाहर जाके गाली वाली निकाल देना उसको। 90 क्वेश्चन पे ध्यान लगा लो, क्योंकि अभी पास होना जरूरी है। आप नहीं सोचते छोटी छोटी बातें सर, 40 नंबर लेने हैं यार, 50 नंबर लेने हैं। 90 अटेम्प्ट वाले, 90% वाले बच्चे मेरे सामने बैठे हैं 12वीं के अंदर, आपसे 50 नंबर नहीं लिए जा रहे। क्यों? आपके दिमाग में घुसा दिया गया कि 50 नंबर लेने मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है। आप आज भी 11वीं 12वीं के माइंड से पढ़ाई करोगे ना, आपके एग्जामिनेशन आएगी सब में, आप उस माइंड से पढ़ाई नहीं कर रहे, कूल माइंड से। सबके दिमाग प्रेशर कुकर बन चुके हैं, बस प्रेशर इतना डाल दिया गया दिमाग में, इतना प्रेशर डाल दिया गया कि प्रेशर रिलीज नहीं हो पा रहा। और जिस टाइम प्रेशर रिलीज होगा ना, आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया होगी सर। आपके अंदर बहुत कैलिबर है, आप अगर यहां तक पहुंचे हो तो बहुत कुछ कैलिबर आपके अंदर, बस आपको पहचानना है। ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी? तो अपना लग जाओ बस। और बाकी कल हम मिल रहे हैं, 29 तारीख हमारी जीएसटी की रिवीजन क्लास है, और पूरी रात हम यहाँ पे अपना रिवीजन करेंगे। और कल आपको 2 बातें पता लगेंगी, एक तो आपका आपके अंदर मतलब सिटिंग कितनी है, उससे आपको यह पता लगेगा। क्योंकि अगर 12 घंटे की लगातार सिटिंग करनी पड़ जाए तो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और दूसरा यह पता लगेगा कि आपका माइंड 12 घंटे में बाहर जा रहा है या पढ़ने में लग रहा है। ठीक है? तो आपको ना कल अपनी रियलिटी भी पता लगेगी कि मैं 12 घंटे दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। मैं 12 घंटे, क्योंकि 12 घंटे एक बहुत बड़ा टाइम होता है, बट ये 12 घंटे बीत जाएंगे, बहुत बढ़िया बीतेंगे। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। मैं थोड़ा पॉजिटिव इंसान हूं, कि मुझे लग रहा है कि 12 घंटे कल बहुत बढ़िया होंगे, प्रोवाइडेड आप पढ़ने के मूड से आओगे कि नहीं यार कल 12 घंटे में मुझे जीएसटी के चैप्टर बहुत बढ़िया ढंग से रिवाइज करने हैं, जैसे सर बोलते रहेंगे वैसे वैसे मैं टिक करता रहूंगा। कल हमें सिर्फ पढ़ने की बात दिमाग में होनी और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है? बाकी मौज मस्ती तो वो क्लास के बीच में नॉर्मली होती रहती है, वो तो ऑब्वियस बात है, वो मेरे ऊपर आप छोड़ दो, वो जहां जहां मेरे को पता है कहां कहां। बट ये नहीं है कि सिर्फ हमेशा मौज मस्ती होगी। 12 घंटे का मतलब 12 घंटे हमें जब निकले सुबह तो ये लगे कि 12 घंटे में कुछ मिला हमें। ठीक है जी? तो बस, तो बाकी